बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। 24/9 में मैं हूँ आपके साथ सीमा हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ बुजुर्ग मौज़्ज़म, आप सब गुड मॉर्निंग से आपको गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं कि दिन खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ जी 1 फरवरी में जब हादसा पेश आया अली सदपारा के हवाले से, जब वो केटू सर कर रहे थे तो उस पर उनकी उसमें वो जान दे बैठे। लेकिन अब एक अच्छी खबर ये आई है कि वो और उनके साथ जो 2 साथी थे उनकी लाशें मिल गई हैं और पाक फ़ौज की मदद से, उनके हेलीकॉप्टर्स की मदद से गुज़िश्ता रात से ये खबर आ रही है कि इनके रिकवर कर लिया गया इनको। बिल्कुल। और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर सियाहत ने बाकायदा ये बताया कि बेस कैंप तक लाशों को पहुंचाने में वक्त लगेगा और उनकी शनाख्त कपड़ों की मदद से की जा रही है। और अब ये होगा कि फैमिली के लिए क्लोजर ज़रूर हो जाएगा कि डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिल गई हैं। उस वक्त भी बहुत मिशंस किए गए थे, लेकिन चूंकि मौसम सर्द था और फिर मौसम ऐसा हो गया कि उसके बाद वो मिशंस कंटिन्यू नहीं रह सके। लेकिन SOPs के तहत जितने डेज के लिए रेस्क्यू मिशन किया जाता है उससे ज़्यादा किया था। लेकिन अब चूंकि ये है कि उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनका पता चल गया है और वो जल्द उनके घर पहुंच जाएंगी। इसी के साथ दूसरी जानिब हम कल एक और ख़बर देख रहे थे कि पाकिस्तान में जब हम जिक्र करते हैं कि हीरोज़ की कमी नहीं है, बहुत से हीरोज़ ऐसे होते हैं जो लेजेंड होते हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, और बहुत से हीरोज़ ऐसे होते हैं जो इन प्रोसेस होते हैं और छोटी उम्र से ही स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के शहरोज़ काशिफ ने केटू सर कर ली है एंड मुझे लगता है कि ये दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने में बहुत काम सर अंजाम देंगे। और अब चूंकि कम उम्र तरीन कोपैमा बन गए हैं, सो कांग्रेचुलेशंस टू शहरोज। और ये हमारे 24/9 के मेहमान भी बन चुके हैं और हमने तब भी इनको गुड लक कहा था और अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्होंने ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इससे पहले साजिद सदपारा ने 21 बरस की उम्र में केटू सर किया, लेकिन अब शहरोज ने सिर्फ 19 साल की उम्र में ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो इनके लिए बड़ी नेक तमन्नाएं आगे भी, और इसके साथ साथ इनको गुड लक है, पूरे पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है। बिल्कुल, कंग्रेचुलेशंस टू देम जी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपने प्रोग्राम की तरफ चलेंगे जिसमें हम आज कश्मीर इंतखाबात के हवाले से तो बात करेंगे ही। जाहिर है जीतने वाली पार्टी जो है वो तो काफ़ी खुश नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है बल्कि खुशियाँ बांटती हुई और जुमले कसती हुई भी नज़र आ रही है, और ऑपोजिशन जो है वो खासी नाला है और नाराज़ भी है। तो प्रोग्राम में आज ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम नज़र डालते हैं अपनी टॉप स्टोरीज पर। टॉप स्टोरीज में सबसे पहले जी कश्मीर इंतखाबात हैं और PTI हुकूमत बनाने की पोजीशन में, कश्मीरियों का शुक्रगुजार हूँ, एहतसाब शफाफियत के लिए हर इकदाम करेंगे, वज़ीर आज़म ने ऐसा कहा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून और पीपल्स पार्टी की हार, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कड़ी तनकीद की है। अगर थोड़ी शर्म है तो बिलावल और मरियम खुद इस्तीफा दे दें। मरियम औरंगजेब का जवाबी वार, कहा जिनका इस्तीफा आने वाला है वो इस्तीफा मांग रहे हैं। कोरोना की सूरत हाल पर आज बात करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 39 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। मस्बत केसेस की शरह 6.6% है, जबकि 2 अगस्त को स्कूल खुलेंगे या नहीं फैसला NCOC के इजलास में कल होगा। और आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला में हुकूमती फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पें बदस्तूर जारी हैं जी। अफगान हुकाम का मजीद 79 तालिबान को हलाक करने का दावा। उधर अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि अगर तालिबान ना रुके तो बमबारी जारी रहेगी। तो ये थी जी टॉप स्टोरीज, और सबसे पहले करेंगे वो है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो एक्सपेक्टेड था ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि नून लीग को एक्सपेक्टेड था कि उनकी सीट ज़्यादा होंगी, वो सिर्फ 6 रहीं। पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की जा रही थी कि 5 से 7 सीट्स होंगी, लेकिन उनकी 11 सीट हुई। और ये सब कह रहे थे कि जी ग्राउंड रियलिटी में देखे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं मिल सकती थी। लेकिन जब हमने कल सर्वे की बात भी की तो उसमें तो बता रहे थे, और फिर रिजल्ट भी यही बता रहे हैं कि 25 सीट्स अब तक कन्फर्म हो चुकी हैं। बिल्कुल, अब हुकूमत बनानी है जी, और तकरीबन 53 अरकान पर मुश्तमिल कानून साज असम्बली है, जिसमें से 45 अमूमी नशिस्तें होती हैं जिन पर वोटिंग हो चुकी है, पोलिंग हो चुकी है। फिर ऐवान में ख़वातीन के लिए 5 होती हैं, उलमा, मशाइख, टेक्नोक्रेट और ओवरसीज़ कश्मीरियों की भी 1-1 सीट होती है। और आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर 25 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। पीपल्स पार्टी की 11 हैं, जो कि टेक्निकली 10 हो जाएंगी, क्योंकि एक उम्मीदवार 2 नशिस्तों से जीते हैं और उनको एक नशिस्त छोड़नी पड़ेगी। उधर दोबारा से इंतखाब होगा, कौन जीतता है ये फिर बाद में बात
की बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी की फिलहाल के लिए फिर 10 हो जाएंगे जब वो हल्फ लेंगे। मुस्लिम लीग नून ने 6 लिए जी, और आजाद उम्मीदवार कोई नहीं जीत सका। आप ये देखें, आजाद उम्मीदवार और 700 से ज्यादा कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कंटेस्ट किया था, और ऐसा लग रहा था कि बड़ी कोई खिचड़ी पकेगी, लेकिन जाहिर है सादा अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चली गई। अब हुकूमत कैसे बनेगी जी, और कौन होगा वजीर आजम आजाद कश्मीर, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट अंजुम रशीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अंजुम साहब, अब ये खुशियां बांटी जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और फिर उन मिठाइयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जाहिर हो ही जाती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर तनकीद और एक दूसरे के ऊपर जुमले कसे जा रहे हैं। हाँ, वो एक तरफ से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो धांधली के इल्ज़ाम आयद कर रही है, और मुस्लिम लीग नून तो बहुत से हिसाब किताब के जो है वो डायनामिक्स भी पेश कर रही है कि धांधली ज़रूर हुई है। और दूसरी तरफ जो है वो पीटीआई जो है वो गवर्नमेंट बनाने जा रही है, और अब बात लोग कर रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। तो अगला वज़ीर आज़म जो है वो जो रिवायत रही है इमरान खान की पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, वो तो रिवायत ऐसी है कि इमरान खान जो नुमाइंदा लाते हैं वो एक ऐसा शख्स लाते हैं जो लोगों की नज़रों में मौजूद नहीं होता। थोड़ा सरप्राइज देंगे। अच्छा, सरप्राइज देने की वजह ये होती है कि इमरान खान एक ऐसा आदमी लाते हैं सूबों के लिए या अपने मातहत, जिसकी कोई अपनी अपना बैकग्राउंड ना हो और अपनी कोई स्ट्रेंथ ना हो, वो इमरान खान को क्वेश्चन ना कर सके, इमरान खान की हाँ में हाँ मिलाए, और प्रैक्टिकली इमरान खान खुद ही उसके ज़रिए जो है वो हुकूमत करें। अब जो कश्मीर में जो आज़ाद कश्मीर में जो नाम आ रहे हैं, एक तो बैरिस्टर सुल्तान का नाम आ रहा है। बैरिस्टर सुल्तान पहले भी कश्मीर के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, पीटीआई के सदर भी हैं। पीटीआई के सदर भी हैं, इसलिए मेरा ख्याल ये है कि बैरिस्टर सुल्तान के इम्कानात तो बहुत कम हैं, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को वज़ीर आज़म लगाना जो है, मतलब ये आपके मुताबिक ये नहीं हो रहा है। इमरान खान का मिजाज अब तक का मिजाज नहीं है। वो कोई अचानक कोई तब्दीली आ जाए तो मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन इसी तरह जो दूसरा नाम है वो तनवीर इलियास साहब का। तनवीर इलियास साहब के बारे में सोशल मीडिया पे आ रहा है कि उन्होंने अरबों रुपए, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, थोड़े से बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे आ रहा है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है और अरबों रुपए अपनी वजारत उज़्मा को पाने के लिए जो है वो खर्च कर रहे हैं। तो और इसमें ये भी सोशल मीडिया पे आ रहा है कि जो इमरान खान की एटीएम जो है वो अब तनवीर इलियास है, आजाद कश्मीर के हवाले से। लेकिन आपको लगता है कि कंट्रोवर्सीज कभी रोकती हैं किसी कैंडिडेट का नाम आने से? कितनी कंट्रोवर्सी किस किस के बारे में नहीं हुई है, और आप देखें वो मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं। सो आई थिंक सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज को साइड पर रखकर अगर कैंडिडेट की बात की जाए कि क्या आपको लग रहा है कि वो आ जाएंगे, वो आ गए तो फिर ये स्ट्रांग हो जाएंगे रूमर। देखिए, जो एक तो ये है कि उनके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो पैसे तो जहांगीर तरीन के पास भी थे, और लेकिन जहांगीर तरीन उस तरह से एक तो वो नाहल हो गए थे और फिर ज्यादा अहमियत भी हासिल नहीं कर सके, इसलिए इनका पैसे। आजाद कश्मीर के जहांगीर तरीन है ये जो सोशल मीडिया पे जो आ रहा है उसके मुताबिक ये आज़ाद कश्मीर के जहांगीर तरीन है, इनके पास पैसे हैं और ये इमरान खान पर भी पैसे खर्च कर रहे हैं। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैं तो सिर्फ सोशल जो बात हो रही है इसमें सोशल मीडिया पे वो आप बात कर रहे हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ। और इसलिए अच्छा, और इनका नाम भी हाईलाइट है और ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी है, पैसे वाले भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान इनको भी आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म नहीं लेंगे। वो किसी ऐसे शख्स को लेंगे जो गुमनाम होगा, गैर अहम होगा और उसकी अपनी राय कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अनवारुल हक साहब जो है वो तीसरा नाम चौधरी अनवारुल हक, ये भी नहीं है? फिर इसका मतलब है कि तीनों जो नाम इस वक्त मतलब डिस्कशन में आ रहे हैं। एग्जैक्ट, चौधरी अनवारुल हक का भी नाम मौजूद है। मैं तो जो इमरान खान साहब का अब तक का बिहेवियर रहा है कि वो किसी स्ट्रॉन्ग और किसी ताकतवर और किसी जाने पहचाने आदमी को
वजीर आजम नहीं लगाएंगे। उन्हें एक ऐसा वजीर आजम चाहिए जिसके जरिए वो खुद इमरान खान जाती तौर पर जो है वो आजाद कश्मीर में आपको ऐसा नहीं हुकूमत लगता कर कि बहुत ज्यादा हो जाएगा? अब केपीके भी है, फिर पंजाब भी है, फिर आजाद कश्मीर में भी अगर वो खुद ही सब कुछ हैंडल करेंगे तो फिर मुल्की अमूर कौन हैंडल करेगा? लेकिन देखे ना, मैं तो उनके आपके तज्जिए के मुताबिक मैं वो जो इमरान खान का मिजाज है वो एक ऐसा शख्स सिलेक्ट करेंगे आजाद कश्मीर के लिए कि नाम उसका हो लेकिन हुकूमत दरअसल इमरान खान खुद करें। इसलिए अनवारुल हक और बैरिस्टर सुल्तान और तनवीर इलियास में से तो किसी की उम्मीद बहुत कम है कि इनमें से कोई वजीर आजम लिया जाए। वजीर आजम जो है डार्क हाउस होगा, और वो डार्क हाउस जो है वो ऐसा होगा जो जिसकी कोई बहुत ज्यादा आवाज नहीं होगी, जिसकी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी नहीं होगी, जो हुक्मरान वजीर आजम वो होगा, लेकिन हुकूमत जो है आजाद कश्मीर आपके मुताबिक इमरान खान करेंगे। इमरान खान साहब हुकूमत तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन वजीर आजम कौन होगा इस हवाले से भी आपको लग रहा है कि डिसीजन नहीं लिया जाएगा और कोई सरप्राइज होगा? हमारे साथ ख्वाजा फारूक अहमद साहब MLA हैं AJK से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, उन्हें हम खुश आमदीद कहते हैं, उनसे बात करते हैं। ख्वाजा फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बड़े कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री ली है इस इलेक्शन में। कैसे आपने देखा रिएक्शन इस वक्त जो आ रहा है, और क्या उम्मीद थी आपको कि बाकी 25 सीटें इस तरह ले लेंगे आराम से? बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जैसा जी हमें 28 से 29 मिली थी, तीन सीटें तो शोर सीटें थी जो हम बस ये से बदकिस्मती हमारी कह रहे कि हम कुछ करके, वरना मेरी जो कंडीशन थी वो 28 से 29 के बराबर थी। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है जी, और इन शर्तों के इमरान खान का भला चल गया आजाद कश्मीर में भी, तो इंशाल्लाह ठीक रहेगा जी। हुकूमत हम आसानी से बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हुकूमत आसानी में बनाने में आप कामयाब तो हो गए और उसकी आपको मुबारक भी हो। अब सादा अक्सरियत है आपके पास और हुकूमत आप बना सकेंगे। ख्वाजा साहब, ये कहिएगा कि अब प्रायोरिटीज क्या होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? क्या वाकई में कैंपेन में किए गए वो तमाम वादे जो कश्मीरियों से किए थे वो पूरे होंगे? क्योंकि कश्मीरियों को ना इससे लेना देना है कि किसकी हुकूमत है, उनके मसले हल होने चाहिए, उनके डेवलपमेंट के काम होने चाहिए। देखिए जी, पहली बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के आजाद कश्मीर का नाकामी की सबसे बड़ी वजह कि जो कुछ उन्होंने 2016 में कहा था उनमें और फारूक ऐसे लोगों को बड़ी उम्मीद, वो उसमें पूरे नहीं उतर सके, पूरे नहीं उतर सके, और इसीलिए लोगों ने उनको बुरी तरह जिन हुकूमत की पॉलिसी बुरी तरह चेक किया। हमने बुनियादी चीज जो तहरीक है उसमें इमरान खान ने जिससे हमारी सपोर्ट की, हमें पाकिस्तान की अखलाकी सियासी शफाकी सपोर्ट चाहिए, और लेकिन देश के अंदर ऐसी हुकूमत होनी चाहिए कि जो खुद कश्मीर के इशू को लेकर जब जाए तो कश्मीर खुद इस बात को सुनते हैं, खुद सुनते हैं कश्मीरी इस बात को। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह अब बरसा कश्मीर भी जो है बेतरीके से कर सकेंगे, और लेकिन जो 5 अगस्त 2019 के बाद की बात की सूरत हाल है। और दूसरा ये सर कि आजाद कश्मीर का मॉडल स्टेट हमें बनाना है, और उसमें फंड की कोई कमी नहीं थी। इस माली साल में 6 अरब 42 करोड़ रुपया फारूक हुकूमत लैस कर चुकी, यानी इन्होंने खर्च ही नहीं कर सके, और कह रहे कि हमें फाकी हुकूमत पैसे नहीं देगी, और अधिकार में कह रहा हूँ ये खर्च कर चुके। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम डेवलपमेंट ठीक है, आपके मुताबिक आप डेवलपमेंट पे भी काम करने जा रहे हैं, बेहतर मैनेजमेंट करेंगे, और इसके साथ साथ कश्मीर का मसले के हवाले से भी आपने बात की, बेहतर उजागर किया जाएगा। इमरान खान साहब ने कैंपेन में बात की थी रेफरेंडम की, और उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में भी रेफरेंडम होगा, फिर भारत में भी रेफरेंडम होना चाहिए, लेकिन इस पर अपोजिशन कह रही है रेफरेंडम नहीं, UN में कहा गया था प्लेबिसाइट, यानी कि इस्तिसाब राय के हवाले से बात की गई थी। रेफरेंडम और प्लेबिसाइट में टेक्निकली थोड़ा फर्क है, इस बात को समझते हुए क्या वाकई फैसला कर लिया गया रेफरेंडम करवाना? देखिए ना, यहाँ पे अगर कोई एक कॉल 28 फरवरी 1976 को जो साबिक वज़ीर में भुट्टो साहब ने दी थी कि भाई शटर डाउन किया जाए, और उस दिन आजाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर में केवल देहात में भी कोई एक दुकान भी नहीं खुली थी, क्योंकि साहब राय पे इंडिया जब आता नहीं है तो भुट्टो साहब ने कहा था कि यही साहब राय हो गया। आज भी इमरान खान की बात को पूरे मकबूजा कश्मीर में पूरी तवज्जो के साथ सुना जाता है और समझा जाता है, और कश्मीरी जितना एतमाद आज इमरान खान से कर रहे हैं, इससे पहले कभी किसी लीडर पे उन्होंने इतना एतमाद
नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई कॉल इमरान खान की तरफ से, खुद इमरान खान ऐसे ज्यादा पाकिस्तान थे, मैं समझता हूँ उस कॉल से मुझे टीवी के भाई हमारे जरूर देंगे, काम करेंगे और उस पर अमल करेंगे। और यही मैं समझता हूँ एक किस्म का सौदा आया ताकि दुनिया जान सके कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। और वो इस वक्त इमरान खान की खुशी पे इतना आजाद कश्मीर में जश्न नहीं मनाया गया होगा जितना श्रीनगर में लॉकडाउन के वजूद बारामूला बड़े बड़े शहरों में जो है वो पटाखे चलाए गए, रैलियां निकाली गई, जश्न मनाया गया। ये तो और इंडिया की बात से ज्यादा परेशान है कि भाई हम जो कुछ करें लेकिन उसके बावजूद कश्मीरी जो है वो उनकी तहरीक दब किसी न किसी वजह से तेज हो जाती है। बिल्कुल सही। जी बिल्कुल। और आपका ये अज़्म है कि कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, ना सिर्फ हर इंटरनेशनल फोरम पर बल्कि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर को भी मिसाल बनाना है ताकि दुनिया देखे। ख्वाजा साहब, धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बाकी दो पार्टीज की तरफ से, उसको आप कैसा देखते हैं? इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बात की जा रही है कि दरख्वास्त देंगे और इसको लाइहा अमल तय करेंगे बाकायदा, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो भी जो पाकिस्तान के इलेक्शन होने इसमें भी धांधली का इल्जाम तो रहेंगे। अभी से मैं कह रहा हूँ उन्होंने जीबी में मिला मोहम्मद फारूक अजहर साहब की इंतजामिया, उनकी इलेक्शन कमीशन उनका नामजद करदा, उनका तैनात करदा, अदालतें उनकी मिशन भी उनकी वजह ये बताए अगर वो आगे इसमें किसी का क्या कसूर है, किसी का क्या कसूर है। इसलिए ऐसी बात कर रही है कि ये वो जो चोर मचाए शोर वाली बात है। इंशाल्लाह हुकूमत बनेगी और आप देखेंगे कि विजन 3 बस लोगों को खुशगवार तब्दीली का एहसास होगा। बहुत शुक्रिया ख्वाजा फारूक अहमद साहब। खुशगवार तब्दीली के हवाले से नवीद सुना रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बड़ा ज़बरदस्त हमने प्लान बनाया हुआ है और अगर रेफरेंडम होगा तो ही कश्मीर की आवाज़ भी सामने आ जाएगी वो क्या चाहते हैं। और उन्होंने इसके हवाले से कुछ उनको मसला नज़र नहीं आया, लेकिन ये अपोजिशन ऑब्वियसली सिमिलर इस पर मारी कि रेफरेंडम और प्लेबिसाइट में बड़ा फ़र्क है। तो ये क्यों इमरान खान साहब ने कह दिया, या तो उनको मालूम नहीं था टेक्निकली क्या है, क्योंकि यूएन में प्लेबिसाइट का जिक्र है, रेफरेंडम करवाते हैं तो वो एक आउटराइट डिफरेंट चीज़ है। लेकिन एनीवेज बिल्कुल लेकिन इमरान खान साहब और भी बड़ा कुछ कह देते हैं और ऑपोजिशन फिर उसको पकड़ कर बैठ जाती है और फिर वज़ीर आज़म तो उस पर कमेंट भी नहीं करते, फिर वो आगे और कह देते हैं, अगले टारगेट पर सेट कर लेते हैं अपना। बहरहाल जी, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जहां पर आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ हुकूमत बना रही है, वहीं पर अब उसकी जो नज़रें हैं वो सिंध हुकूमत की तरफ से गई हैं और स्ट्रेटजी जो कमेटी का कल इजलास हुआ उसमें सिंध की सियासी सूरत हाल पर बात की गई और बहुत से वज़रा मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये कह रहे हैं कि अब अगली बारी सिंध की है और ये पीपल्स पार्टी का आखिरी दौर था सिंध में, उसके बाद PTI नजर आएगी। अंजुम रशीद साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सिंध में जो अब तक जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं उसमें PTI को बहुत ज़बरदस्त शिकस्त हुई है और जो PTI को पहले भी अंदरून सिंध के अंदर कोई मकबूलियत हासिल नहीं थी और PTI ने सिर्फ सीटें ली थी कराची में, लेकिन कराची में भी पीपल्स पार्टी ने अपसेट किया है और जो इनकी जीती हुई सीट थी फैसल वाडा की वो भी इनसे छीन ली है। और दूसरी बात यह कि कराची में ये अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए जो कराची के मसाइल थे वो अब तक ये हल नहीं कर सके, ना पानी का मसला हल कर सके हैं, ना उनकी ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर सके हैं, ना उनकी सीवरेज का मसला को बहुत बड़ा हल कर सके हैं। तो वो कहते हैं हमने सर्कुलर रेलवे चला दी जो कई सालों से बंद पड़ी थी। अभी तो कहाँ चली भाई रेलवे, सर्कुलर रेलवे अभी तो सवाल ही पैदा नहीं होता अभी तो लेकिन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भी चला ऑन कर दिए ना, उसमें काफी उनके लिए वो 2-3 स्टेशन सर्कुलर रेलवे तो पूरा सर्कल कंप्लीट होगा तो अच्छा। दूसरी बात यह कि इससे पहले इन्होंने कोशिश की कि इन्होंने ऐलान किए कोशिश कि भी हम गवर्नर राज लगा देंगे, हम जो है वो IG बदल देंगे, हम जो है वो सिंध के अंदर जो है गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने विफाकी हुकूमत की ताकत की बुनियाद पर जो है मदाखलत की कोशिश की PTI ने। लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के अंदर ऐसा
बारीक और ऐसा दानिशमंदाना इकदाम किया है कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को हिला भी नहीं सकती। बिल्कुल सही वहाँ है। गवर्नर राज का सवाल ही पैदा नहीं अंजुम होता। साहब, आपने कहा गवर्नर राज गवर्नर लग ही नहीं सकता। सही। अब इनके पास रास्ता है कि ये इन्हें एक बड़ी शिकस्त हुई है सिंध में कि ज़मनी इंतखाबात अंदरूनी सिंध भी हार गए और जो कराची की सीट जो हारे हैं उसमें ये बहुत कमजोर हुए हैं सिंध में। तो इनका अगला टारगेट सिंध में अपने आप को बहाल रखना है। तो जाहिर है कि ये इनको चाहिए अंजुम कि साहब, गौर करें। आप कह रहे हैं कि सिंध में इनका टारगेट है। एक बात क्लियर कर दें यहाँ पर कि आपने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अभी तक कोई काम हो सके 1100 अरब रुपए के ऊपर, इसके अलावा जो भी मसाइल थे वो भी हल नहीं हो सके हैं, फिर गवर्नर राज की बातें करते रहते हैं। अगर सब ये भी बात कर रहे हैं ऑपोजिशन के अलावा बहुत से एनालिस्ट भी कि अभी तो बहुत से मसाइल हैं फेडरल गवर्नमेंट को, पंजाब में, KPK में, इसके अलावा दीगर इलाकों में, तो सिंध को क्यों फोकस किया जा रहा है इस तरह से टारगेट करना कि अगला टारगेट हमारा सिंध है? इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी है या सिर्फ वैसे ही इसको प्रेशराइज करने के लिए ऑपोजिशन? प्रेशराइज करने के लिए असल में इनको जो है वो सिंध में जो डिफीट हुई है, पंजाब में भी बहुत डिफीट हुई है और पंजाब में भी जितने भी ज़मनी इंतखाबात हुए हैं ये वो ज़मनी इंतखाबात हारे हैं। लेकिन अब सिंध में जो इनके पास सिर्फ कराची की 13-14 सीटें थी, उनमें से भी ये सीट हार गए हैं। तो इसलिए सिंध में ये समझते हैं कि शायद थोड़ी स्पेस ज़्यादा, वहाँ फहमीदा मिर्ज़ा या दूसरे लोग ये शायद अपने साथ मिला के कोई सिंध में कोई PTI को खड़ा करने की कोशिश इनको करनी चाहिए और ये करेंगे ताकि सिंध में इनका कुछ थोड़ा बहुत बेस बन सके। सिंध में जो बेस था वो इरोड हो गया फैसल वाडा की सीट हारने से। तो अब ये कोशिश लेकिन स्ट्रेटजी में ये चेंज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि वज़ीर आज़म अब दौरे करेंगे सिंध के और वो अपनी सिटिंग जो है वो मजबूत करना चाहते हैं, अपने फुटिंग मजबूत करना चाहते हैं। सिंध के अंदर अहम शख्सियात को दावत भी दी जा रही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मिलाएं। क्या ये अच्छा होता पंजाब में जो मौजूदा हुकूमत है उसको मजीद मजबूत करने के लिए काम किया जाता या आवाम का सोचा जाता, वो चाहे पंजाब की है, KPK की है या सिंध की है, कि ओवरऑल आवाम को रिलीफ कैसे देना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ब खुद दिलों में घर कर जाएगी? नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन सिंध के अंदर क्योंकि इनके पास ना वहाँ पार्टी है ना वहाँ पे बेस है और वो एक सूबा या वही सूबा रह गया जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, इसलिए फोकस किया वो सूबा ऐसा है जहाँ पर पाकिस्तान की जो है पहले भी कोई बहुत बड़ी बेस नहीं थी और जितनी थी वो खत्म हो रही थी, अब उसमें तवज्जो देना चाहते हैं। तो ये उनका मेरा ख्याल एक अच्छा हिकमत अमली है, लेकिन इसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, अभी तक तो सूरत हाल यह है कि उनकी कामयाबी नजर नहीं आ रही। अब वो क्या कोई नया कोई फार्मूला लाते हैं? ये सिंध में दौरे करना, लोगों को साथ शामिल करना, मोबिलाइज करना एक अच्छी एक्टिविटी है, इसके जरिए वो PTI को वहां मजबूत कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तक वो कर नहीं पाए। क्या वो कर पाएंगे? अभी तक कर नहीं पाए। बल्कि अंजुम साहब, अभी तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो सीट्स हासिल की थी दोबारा से अगर इलेक्शन हो तो वो भी या रिटेन कर पाएं या ना कर पाएं, ये भी एक सवालिया निशान है। तो ओवरऑल इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रेटजी कि दोबारा से सिंध को टारगेट करना है, उसमें कुछ चांसेस कम ही हैं कि अभी दोबारा कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी जो परफॉर्मेंस है, जो इस वहाँ पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहे हैं, वो कोई पॉजिटिव नहीं है। बिल्कुल सही। अंजुम रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद। बहुत परेशान कुन सिचुएशन होती जा रही है जब मुसलसल पॉजिटिव रेशो कोविड की ज़्यादा आ रही है और ख़ास तौर पर ये डेल्टा वेरिएंट है। गुज़श्ता 24 घंटों का अगर जिक्र करें तो 6.6 की पॉजिटिव रेशो आई है, 39 अफराद जान की बाजी हारे और जो केसेस की तादाद है वो 3262 हो गई है। आपको याद होगा हम 1000 से नीचे आ गए थे इन केसेस में, हम रेशो से 2 से नीचे आ गए थे, लेकिन हम दोबारा से अब केसेस जो स्पाइक पकड़ना शुरू। बिल्कुल, और ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। इसमें SOPs को फॉलो करना और साथ वैक्सीनेशन लगवाना बड़ा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट इस वक्त क्या सोच रही है? NCUC के बड़े बड़े फैसले भी एक्सपेक्टेड हैं तालीमी इदारों के हवाले से, और जिस तरह से सिंध में लॉकडाउन लगाए उस तरह अब क्या फैसले लिए जाएंगे पूरे मुल्क में, हम बात करेंगे। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लियामानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जैसे कि हम बात करें डेल्टा वायरस, और एक दफ़ा फिर जो परसेंटेज है वो 5+ ही चल रही है काफ़ी दिन से, 6 फिर 7 और फिर 6। क्या सिचुएशन है इस वक्त? गवर्नमेंट किस तरह से सोच रही है सिचुएशन को देखते हुए? देखिए जी, बिल्कुल इस वक्त सिचुएशन जो है वो जिस तरह से बहुत दिन पहले असद उमर साहब ने वार्न भी किया था कि हम 4th वेव की तरफ जा रहे हैं, और लोगों से बार बार अपील भी की थी कि इससे बचने के वाहिद जरिए यही है कि SOPs पे अमल दरामद हो और जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि ये हमारे सामने सबूत मौजूद है कि जो लोग वैक्सीनेट हुए होते हैं, अगर उनको इन केस इन्फेक्शन होती भी है तो वो बड़ी माइल्ड होती है और अर्ली रिकवरी होती है। तो अब इस वक्त हमारे पास तो ये 2 ही चीज़ें हैं कि SOPs प्लस वैक्सीनेशन,
तो सिचुएशन बिल्कुल बिगड़ती जा रही है और ये जाहिर है कि मवेशी मंडियां थी, गेट टुगेदर्स हुए हैं, पब्लिक प्लेसेस पे लोगों के इज्तिमा हुए हैं, जिसकी वजह से ये हमें दोबारा से इजाफा देखने में आ रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, दोबारा से इजाफा देखने में आ रहा है। सिंध ने फौरी डिसीजन लिया है और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए। मार्केट्स उन्होंने 6 बजे बंद कर दी, तालीमी इदारों को भी अभी बंद रखने के ऊपर जो है वो डिसीजन लिया है। आप क्या समझती हैं कि पूरे मुल्क में अब दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाएगा? टाइम रिस्ट्रिक्शंस होंगी या सेटिंग रिस्ट्रिक्शंस होंगी? कुछ फील्ड्स को बंद किया जाएगा? जी, अनफॉर्चुनेटली कराची में जो है वो तो 20% से भी ऊपर रेशियो चला गया था, इसलिए फौरी तौर पे इतने सख्त इकदाम लेने पड़े हैं। यहाँ पर ऑलरेडी जो SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर लोकल इंतजामिया मुतहरिक है और पहले से ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी भी मौजूद हैं और वो जिसमें आउटडोर डाइनिंग है और उसके अलावा जहाँ पर पब्लिक प्लेस पे जाना है वहाँ पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी करार दिया है। इम्प्लीमेंटेशन को मैं समझती हूँ मजीद स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है क्योंकि वायलेशंस हो रही है कुछ जगह पे और इसकी रिपोर्ट्स भी आई हैं, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और इंशाल्लाह वही हाल है। डॉक्टर साहब, आपने इस तरह से जिक्र किया स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, थ्रेशोल्ड लेवल क्या रखा गया है? जो कि सिंध में तो 20+ आपने कराची में बताया, इसलिए वहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया। पंजाब में भी परसेंटेज थोड़ी कम है, लाहौर में भी 3 से 4% है। कुछ इस तरह से रखा गया मार्क कि अगर ये क्रॉस होगा तो लॉकडाउन की तरफ लेकर जाया जाएगा या डेली बेसिस पे डिसाइड हो रहा है? देखिए, ये तो NCOC में डेली बेसिस पे डिसाइड होता है। वहाँ पर जब डाटा आता है तो वो भी पॉलिसी बनती है, वो उस डाटा की रोशनी में बनती है और ये इवॉल्विंग सिचुएशन होती है। मगर मैं समझती हूँ कि जो 8% का जो फिगर होता है 8% पॉजिटिव का, वो एक कट ऑफ होता है। उसके बाद फिर वाकई बहुत इमरजेंसी इकदाम की जरूरत पड़ जाती है। तो ये कि अल्लाह ना करे कि हम उस लेवल को टच करें, पर अगर खुदा ना खास्ता उसकी तरफ जाते हैं तो फिर बिल्कुल ये स्मार्ट लॉकडाउन और दूसरी जो चीजें उनको ज्यादा। लेकिन डॉक्टर साहिबा, सिर्फ कराची की बात नहीं है, रावलपिंडी में भी 18% आ गया, पेशावर में 12% है। मुख्तलिफ शहरों के ऑब्वियसली मुख्तलिफ जो नंबर्स हैं वो सामने आ रहे हैं। ओवरऑल एक डिसीजन जो NCOC ने लेना है जिसमें कल से बहुत ज़्यादा लोगों, बच्चों में ख़ास तौर पर ये तशवीश पाई जा रही है कि तालीमी इदारे खुलेंगे या बंद होंगे। और अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग ईच अदर, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये टॉप ट्रेंड है, तालीमी इदारे खुलेंगे या बंद रहेंगे, एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। इस हवाले से थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। जी देखिए, ये तो मैं समझती हूँ कि फाइनल डिसीजन तो NCOC की तरफ से आएगा, मगर एग्जाम्स उसकी लिमिटेड तादाद में बच्चे होते हैं, वहाँ पे SOPs पे अमल दरामद कराना निस्बतन आसान होता है, बच्चों को डिस्टेंस के साथ दिखाया जा सकता है और एक लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे होते हैं। अगर 9th का एग्जाम है तो कितने हो जाएंगे बच्चे, मगर ये कि तालीमी इदारों की छुट्टियां एक्सटेंड हो सकती हैं अगर पॉजिटिविटी रेशियो इसी तरह से बढ़ता रहा। सही, मतलब उस बारे में भी डिसीजन लिया जाएगा और ये कल एक मीटिंग भी होनी है, उसमें डिसाइड हो जाएगा क्या आदमी डिसीजन लिया जाता है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आपने कहा कि ईद भी गुजरी, उसकी वजह से भी ऐसे मामला हुए, मंडियाँ लगी और अभी भी इस तरह से SOPs फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो अगर वैक्सीनेशन का हम जिक्र करें, अब तो डोर टू डोर भी मुहिम चल रही है सिंध में भी, पंजाब में भी, तो कैसा रिस्पॉन्स देख रही हैं आप? जो कुछ इंक्रीज हुए नंबर्स, ताकि क्योंकि वैक्सीनेशन ही हल है, ज़्यादा नंबर्स होंगे तो भी तभी मामला बेहतर होंगे। जी बिल्कुल, देखिए वैक्सीनेशन में बड़ा एक पॉजिटिव, जैसे 6 लाख से ज्यादा का फिगर भी पर डे हम लोगों ने टच किया है और कैपेसिटी इससे भी ज्यादा बढ़ाई जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि अब तेजी आ रही है वैक्सीनेशन में, लोगों में अब आ गई है, लोग खुद वॉलंटियर कर रहे हैं, आ रहे हैं। आप देखिए कि सेंटर्स के ऊपर अब रश भी होता है, लाइंस भी लगी हुई होती हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी पॉजिटिव हैं कि लोग अब खुद से सामने आ रहे हैं, तो इससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। और जो टारगेट है हमारा 40% पॉपुलेशन को जो है वो हम एंड ऑफ अगस्त तक अचीव कर लें टारगेट, तो उससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी सिचुएशन की। बिल्कुल सही, बेहतरी आएगी। डॉक्टर साहिबा, कंसाइनमेंट्स पहुंच रही हैं? अभी टिकट्स भी चल रहे थे हमारे कि एक और कंसाइनमेंट पहुंच गई या डोजेस जो हैं उसकी कमी नहीं होने देंगे, अब सिर्फ लोगों की कोऑपरेशन है जो जरूरी है वैक्सीन के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरी पाइपलाइन में है कंसाइनमेंट्स, जितनी वैक्सीनेशन हो रही है उसकी कैलकुलेशन करके कि हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा बल्क भी चूंकि स्टोरेज भी उसकी होती है और उसकी शेल्फ होती है, तो इसलिए वो कंसाइनमेंट्स में चीजें आ रही हैं और बिल्कुल हमारी परचेज एग्रीमेंट्स वगैरह सारे फाइनल हो चुके हुए हैं और वो दफ्तन फवक्तन जो है वो जरूरत के मुताबिक वो कंसाइनमेंट्स पहुंच भी रही हैं। उसके अलावा हमारी अपनी
जो पाकवैक वैक्सीन है, जो कैंसिनो बायो की जो प्रोडक्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है NIH में, वो भी अब बड़ी तादाद में हो रहा है और वो भी इस्तेमाल हो रहा है। तो अब लोकल भी तैयार हो रही है और बाहर से भी आ रही है, तो इंशाल्लाह शॉर्टेज नहीं आएगी। ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं आ रही कि सप्लाई ठीक है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि WHO की तरफ से ये खबरें आ रही थी कि तमाम वैक्सीन तमाम मुल्कों में एक्सेप्टेबल होंगी, इस बारे में कोई डायरेक्शंस आ चुकी हैं? अब ऐसा कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कि कहीं पर आपने जाना है तो साइनोफार्म नहीं एक्सेप्टेबल, कहीं पर फाइजर का इशू, और ये तमाम इशूज अब सॉल्व हो चुके हैं या अभी भी पाइपलाइन में ही है? देखिए, जो बाहर जाने वाले हमारे लोग हैं जिनके पास स्टूडेंट वीजा है या वर्क परमिट वगैरह, उनके लिए तो अब मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका जो कि उन जगहों पर भी एक्सेप्टेबल है जहां पर बाकी वैक्सीन नहीं होनी, वो पाकिस्तान में मौजूद है। और जो भी अपना पासपोर्ट दिखाता है, वर्क परमिट दिखाता है या अपना स्टूडेंट वीजा दिखाता है, उन लोगों को वो वाली वैक्सीन लग रही है। मगर इस तरह से भी मैं आपको बता दूं कि USA जो है वो किसी किस्म की भी आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो, वो आपकी एंट्री नहीं रोक रहा है। कुछ ममालिक में अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं, UK वगैरह, जो कि एस्ट्राजेनेका या वो मांगते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो उनसे राब्ते में भी है और WHO भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो वैक्सीन WHO की रिकग्नाइज्ड हों वो दुनिया में एक्सेप्टेबल होनी चाहिए हर जगह। अगर और हमारे मुल्क में तकरीबन वही वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं जो WHO रिकग्नाइज्ड। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और आपने बताया कि तमाम वैक्सीनेशन जो कि दुनिया भर में एक्सेप्टेबल है वो पाकिस्तान में लगवाई जा रही हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, सप्लाई भी ठीक है। और इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन का जो इस वक्त शेड्यूल बनाया गया है वो भी किसी किस्म का प्रॉब्लम किसी को नहीं है। तो बस आपका ये काम है कि आप वैक्सीनेशन लगवाएँ और SOPs को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह ये जो केसेज़ हैं ये कम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। और इसके साथ साथ जी ओवरऑल हमने देखा है कि कोरोना वाकई थोड़ा डेल्टा वेरिएंट के बाद अब थोड़ा नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वैक्सीनेशन हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, वैक्सीनेशन बेहतर हो जाएगी अगर लग जाए तो। और डॉक्टर नौशीन हामिद तालीम के हवाले से बात कर रही थी कि आपको लग रहा है वाकई में स्कूल बंद रहेंगे? मुझे वैसे अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्योंकि 28 के बारे में ज़्यादा 28 जुलाई NCOC का इजलास होगा। अब ये नहीं मालूम है कि किस तरह से इस पर डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि बच्चों को वाकई स्टेक है फ्यूचर में। अब किस तरह से एग्जाम्स होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं और कहते हैं पता नहीं एग्जाम होना है कि नहीं, हमने नहीं पढ़ना। ये बड़ा मसला है। बिल्कुल, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे मानसून सीज़न है और जैसे जैसे बारिशें जुलाई और अगस्त में होती हैं वहीं पर एक परेशानी में इजाफा हो जाता है कि बारिशें तो होंगी, लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं कि साथ ही जैसे पानी खड़ा होता है और सीवरेज का सिस्टम बेहतर नहीं होता तो लोगों की परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। कल मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक सवाल देख रही थी एंड इट केप्ट मी वंडर, और मुझे लगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि बारिशें बहुत लोगों को पसंद होती हैं जैसे आपने भी कहा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मानसून की बारिशें ज़्यादा किसी को पसंद होती हैं, क्योंकि बारिश तो हो जाती है और वो लिमिटेड या तो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बारिश होती है या पूरा दिन चिप 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 भी होती है और उसके बाद हवा बंद हो जाती है। बट जो ज्यादा डेंजरस होता है, जो हम कहते हैं कि रहमत जहमत बन गई, वो मानसून की वो बारिशें हैं जो लगातार होती हैं और फिर रुकती नहीं हैं, और जिसके पेश नज़र हम जिक्र करते हैं कि बहुत से रोड्स जो हैं वो ज़ेरे आब आ जाती हैं। पूरे मुल्क की ये सिचुएशन है। नशेबी इलाके, वो चाहे आप पंजाब का जिक्र कर लें, KPK में तो ऑब्वियसली फिर वो सैलाब की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। कराची और सिंध का अगर जिक्र करें तो वहां पर भी जिसे कहते हैं कि वो एक सैलाब की सी कैफियत हो जाती है। और हमें याद है कि मानसून सीजन पिछले 2-3 सालों से बहुत ज्यादा तबाही भी मचा रहा है, खासतौर पर कराची जैसे बिल्कुल अर्बन फ्लडिंग हो जाती है कराची में खासकर, और बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का बहुत बड़ा मसला है क्योंकि इतना ज़्यादा जो सीवेज का सिस्टम है वो बेहतर नहीं होता और जिसकी वजह से पानी खड़ा रहता है 2 से 3 दिन, जिसकी और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो इस दफ़ा प्लान क्या बनाया गया और इस वक्त सिचुएशन है क्या मानसून सीजन के हवाले से? मौजूद हैं डायरेक्टर मेट ऑफिस कराची सरदार सरफराज साहब, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या सूरत हाल है इस वक्त, एक्सपेक्टेड क्या है इस दफ़ा, कितनी बारिशें होनी हैं कराची में और क्या तैयारी है, क्या बताया दिया गया, कोऑर्डिनेशंस हो गई हैं? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए कराची में तो फ़िलहाल इतना कोई ख़ास ऐसा स्पेल नहीं है। अगले चंद दिन तक एक स्पेल हुआ है जो 12 जुलाई को एक हल्का सा हुआ था, फिर 14 और 15 को 2 दिन, तो उसमें तो इतना कोई वो नहीं रहा, जैसे सिचुएशन कंट्रोल में ही रही। अब देखें आगे अगस्त में एक्सपेक्टेड है, यानी अगस्त का भी पहला हफ्ता कोई ख़ास स्पेल नहीं है कराची की तरफ, पूरे सिंध की तरफ बल्कि। तो वैसे तो शुरू में जो एक फोरकास्ट इशू की गई थी या आउटलुक दी गई थी पूरे सीज़न की, उसके मुताबिक सिंध में मामूल से कुछ ज़्यादा बारिशें हैं,
लेकिन मामूल से कितनी ज़्यादा है ये तो डिपेंड करता है, स्पेल टू स्पेल उस देखा जाएगा कि कितनी होती है। बिल्कुल सही। और फिलहाल कराची में मतलब अगले कोई एक आध हफ्ते तक कोई ऐसा खास सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं है। वैसे जो कराची का जनरल वेदर होता है क्लाउडी और बूंदाबांदी चलती रहती है, हल्की बारिश या बूंदाबांदी, आज भी वैसा ही मौसम रहेगा और अगले चंद दिन तक ऐसा ही मौसम है कराची में। बिल्कुल सही। आपने कहा कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं भी सिंध में, वो स्पेल कब से शुरू हो रहा है, कुछ प्रीएम्प्ट डेट दी गई है इस हवाले से? देखिए मतलब इसकी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं इनकी कोई फिक्स डेट तो नहीं दी जा सकती। पूरे सीज़न की जो बात की गई थी तो वो ज़ाहिर है सीज़न जुलाई से लेके सितंबर पे 3 महीनों तक पे मुश्तमिल होता है, सितंबर के आखिर तक। तो अभी जुलाई तो ऑलमोस्ट गुजर ही चुका है, तो देखिए अगस्त पूरा बाकी है और कम से कम 15 सितंबर तक यानी 1.5 महीना भी बाकी है। तो 1.5 महीने के दौरान कभी भी मानसून की करंट इधर का रुख करेंगी सिंध का और अच्छा स्पेल मुतवक्के है। ठीक है। और इससे मुतल्लिक जो भी हम 3 से 5 दिन पहले मुतल्लिका इदारों को एक तरह से अलर्ट या एडवाइजरी जो होती है वो इशू कर दिया करते हैं और शुरू की लोग सबसे शेयर की गई थी जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक। सरफराज साहब, आपने कहा कि शेयर किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है। लास्ट ईयर जो कराची की सूरत हाल थी पूरे पाकिस्तान ने देखी, बहुत परेशानी की बात थी। कोऑर्डिनेशंस, क्या आपको लग रहा है कि इस बार तैयारी है ऐसी, क्योंकि अचानक से अगर बारिशें हो जाती हैं ज़्यादा, आपने कहा कि डेट को एग्जैक्ट बता नहीं सकते हैं, और अगर अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर जब ज़्यादा बारिश होगी तो फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। उसकी तैयारी के लिए पहले से कोऑर्डिनेशन कर लेनी चाहिए या 3 दिन पहले ही करते हैं सिर्फ? नहीं, मैंने बताया ना आपको कि कोऑर्डिनेशन से मुराद ये कि वो तो मानसून के शुरू होने से ही कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाती है। यानी हमने एक आउटलुक तो दे दी थी, उस वक्त दे दी थी, लेकिन जो स्पेल अभी आ रहा होता है, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि अगले हफ्ते हफ्ता कम से कम हफ्ता से 10 दिन कह लें आप, इस दौरान में कोई ऐसा मेजर स्पेल नहीं है इस तरफ सिंध की तरफ। अब जैसे ही हफ्ता भर पहले इतला दे दी जाती है, जैसे ही कोई स्पेल एक्सपेक्टेड होता है, जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्थ में कल से परसों से जो स्पेल शुरू हुआ है उसके 3-4 दिन पहले फोरकास्ट दे दी जाती है या एडवाइजरी या अलर्ट इशू कर दिया जाता है। तो इसी तरह यहाँ भी जो स्पेल मुतवक्के होगा तो उसकी एडवाइजरी या अलर्ट एटलीस्ट 5 दिन पहले हम दे देंगे। लेकिन 5 दिन इसका ये मतलब नहीं कि पहली कोऑर्डिनेशन, पहले भी कोऑर्डिनेशन हो चुकी हुई है। अब जहाँ तक तैयारियों की बात तो मुतल्लिका इदारे बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सरदार साहब, आपने कहा कि हम अलर्ट जारी कर देते हैं, अब एक सवाल ये भी कहिएगा कि हम टेक्नोलॉजी के साइड से कितना एडवांस है, मेट ऑफिस कितना स्ट्रांग है ये तमाम प्रेडिक्शंस करने में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ही क्या बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि अनएक्सपेक्टेड ही होता है बारिश। वो अनएक्सपेक्टेड इसलिए भी होता है शायद हम टेक्नोलॉजी में उतना एडवांस नहीं है, हम प्रीएम्प्ट नहीं कर पाते हैं। परसेंटेज क्या है इसकी एक्यूरेसी की? देखिए ऐसा नहीं है, अब तो काफ़ी बेहतर सूरत हाल है। अब देखिए कि अगर आप स्पेल टू स्पेल और इवेंट टू इवेंट काउंट करें तो ऊपर नॉर्थ में जितने इवेंट्स हुए हैं, कराची में हुआ है, सिंध में हुआ है, तो उसकी हमने यानी अभी 23 तारीख के लिए हमने कोई एक हफ्ता पहले कह दिया था कि 23 से 25 तक थरपारकर और बाकी सिंध में बारिशें होंगी, 25-26 को कराची में मुतवक्के था। तो एक हफ्ता या 10 दिन पहले बता देना काफ़ी होता है। और मतलब बेहतरी आई है, लेकिन एक्यूरेसी परसेंटेज क्या है सर? जी देखिए, उसमें जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट होती है ना, जैसे आपकी 24 घंटों से लेके 3 दिन की जो फोरकास्ट है उसको हम शॉर्ट रेंज फोरकास्ट कहते हैं। तो शॉर्ट रेंज की जो एक्यूरेसी है, शॉर्ट रेंज फोरकास्ट की एक्यूरेसी है, वो ऑलमोस्ट 90% के आसपास होती है। उसे हम एवेल्युएट भी करते हैं, हमारी वेबसाइट पे उसकी रिपोर्ट भी मौजूद होती है। और फिर बियॉन्ड 7 दिन, जो 7 दिन या 10 दिन से ज़्यादा की फोरकास्ट होती है, उसमें चूँकि एक तरह से अनसर्टेनिटी रहती है, कंडीशन चूँकि इस दौरान में चेंज हो जाती है, उसकी जैसे जैसे आप लंबी फोरकास्ट करते हैं तो वैसे वैसे उसकी एक्यूरेसी फिर नीचे आ जाती है। उसकी एक्यूरेसी नीचे आ जाती है। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब आपका कि आपने तमाम डिटेल्स बताई हैं कि कोऑर्डिनेशन हो जाती है। लेकिन एक चीज़ है कि इस वक्त चूँकि पाकिस्तान में मानसून है, लेकिन यूरोप में बहुत से ममालिक में, खासकर जर्मनी और इसके अलावा पाकिस्तान से हमसाया मुल्क चाइना में भी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, जिसकी वजह से सैलाब की सूरत हाल हुई और बहुत ज़्यादा तबाही मची है। तो जब भी अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा बारिश होगी तो फिर अर्बन फ्लडिंग होती है बड़े बड़े शहरों में, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो अगर आ जाए थोड़ा प्रॉब्लम तो आपने घबराना नहीं है, परेशानी होना, 1-2 दिन में सब मामला हल हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले ये नहीं मैं साथ कह रहा कि कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है, जो इंतजामिया काम है वो अपनी जगह पर, लेकिन परेशान नहीं हो जाना कि पानी खड़ा हो गया तो हमारी ज़िंदगी जो है वो रुक गई है। आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। आपकी इन सारी बातों में जो एक सेंटेंस आया
बताया ना कि घबराना नहीं है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर शख्स नहीं कह रहा, अब ये वज़ीर आज़म की लाइन है सिर्फ कि घबराना नहीं है। बहरहाल जी, जो बात आप कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। जो एडवाइजरी जारी की जाती है मेट ऑफिस की तरफ से, मुतल्लिका इदारे उसको किस तरह से लेते हैं और किस तरह से काम करते हैं, ये बड़ा मैटर करता है। और कराची के लिए ख़ास तौर पर जब आगे अगस्त में उन्होंने कहा कि शायद बारिशें होंगी और मामूल से ज़्यादा होंगी, तो उसके लिए मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कराची के तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट से कि खुदारा पहले से प्रीएम्प्ट इकदाम उठा लें। नालों की सफाई अगर नहीं हो सकी है, जो छोटे नाले होते हैं रिहायशी इलाकों के, वो हो जाएं। बरसाती नालों को बिल्कुल एक्टिव किया जाए, तजावुजात खत्म, अगर परमानेंट वाली नहीं हो सकती है तो जो टेम्परेरी वाली है वो खत्म कर दें, ताकि इस दफा कराची हमें डूबा हुआ नजर ना आए। जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है, लोगों का कारोबार, पिछली दफा आपको याद होगा करोड़ों का नुकसान हुआ था, बहुत सी मार्केट्स जो हैं वो पानी से भर गई थी। तो लोग भी इस हवाले से पहले से इकदाम कर लें अपने सामान को महफूज बनाने में, और इदारे जो हैं वो भी अपना रोल प्ले करें कि किस तरह से कराची को हमने इस दफा बारिशों में डूबने नहीं देना है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी ख्याल रखिए, जब बारिश होगी तो फिर करंट लगने के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है कि जहाँ पर बारिश का पानी खड़ा हो तो वहाँ से गुजरने में आपने एहतियात करनी है। अक्सर पोल्स के करीब जो है करंट लग जाता है और इसकी वजह से फिर बहुत से नुकसान, जानी नुकसान भी हुआ है, जानवरों के हवाले से भी खबरें आई। फिर बाइक्स पे भी जो लोग गुजरे होते हैं उनको भी कई दफ़ा करंट लगा, और बहुत से ऐसे दिलखराश अपने इंसिडेंट्स देखे भी लास्ट ईयर भी, और अक्सर दूसरे शहरों में भी आते हैं। तो आपने एहतियात जरूर करनी है। जो जिसको करंट लगा फुटपाथ के ऊपर, वो बेचारा इस दुनिया से चला गया एंड ही वाज ऑन हिज वे टू हॉस्पिटल, और उसके घर बेटा पैदा हुआ था। आप यकीन करें कि इस कदर दिल दुखी हो जाता है कि जब इस तरह के इंसिडेंट आते हैं। तो मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप कहीं पर भी हैं, अपनी जान और सेहत से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं होता, उस चीज का खास तौर पर जरूर ख्याल रखें। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जी, एक इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करते हैं। वो ये है जी कि कटी फटी तहरीर वाला बोसीदा कागज, यानी कि जिसकी वैसे तो कीमत कोई भी नहीं होती है, अक्सर हम ऐसी चीज़ों का बताते हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है। 38 करोड़ रुपए में वो नीलाम हो गया। ये बरतानिया के मशहूर नीलाम घर है जी क्रिस्टीज, जिसने 300 साल पुराना एक बोसीदा कागज़ रिकॉर्ड $23,50,000 यानी कि तकरीबन 38 करोड़ रुपए पाकिस्तानी में नीलाम किया। और ये कटी फटी तहरीर थी, ये अभी बताना बड़ा ज़रूरी है। किसी आम शख्स की नहीं थी, बल्कि ये किसी साइंसी तारीख साज हस्ती सर आइजैक न्यूटन की थी। ऑब्वियसली जब न्यूटन का नाम आ जाए और उनकी तहरीर आ जाए तो वो इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो 300 साल पुराना, फिर उसके बाद साइंस में उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। कागज़ के इस टुकड़े पर न्यूटन ने अपने दस्तखत भी किए हुए हैं, और लगभग 220 मिलीमीटर लंबे और 179 मिलीमीटर चौड़े ये एक रजिस्टर पेपर का साइज है, जिस पर ये तहरीर लिखी गई है। और सिर्फ 1.5 सफ़ात हैं, जो एक ही वर्क को आप दोनों तरफ करें तो एक तरफ पूरा है और दूसरी तरफ आधा लिखा हुआ है। और आप देखें कि प्रिंसिपा उनका एक जो उनकी पूरी एक तहकीक की थी, पूरी एक रिसर्च थी। पहले एडिशन में कई तब्दीलियां जो हैं उसमें उन्होंने तजवीज़। एक चीज़ आप देख रही हैं कि राइटिंग कितनी अच्छी है न्यूटन की, मतलब बड़ी साल पहले भी साफ सुथरी राइटिंग है। और मतलब मैं सोचता हूँ कि अक्सर मैं जब कुछ लिख रहा होता हूँ ना, तो कई लोग कह रहे थे कि यार तुम्हारी राइटिंग की समझ नहीं आ रही, लेकिन आप ये देखें कि 300 साल पहले की लिखी हुई है, यहाँ से तो पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन वैसे राइटिंग बाकी बहुत माजरत के साथ ऑब्वियसली इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बट ऑन अ वेरी लाइटर नोट, जितनी मर्जी अच्छी राइटिंग हो जाए, 38 करोड़ रुपए में फिर भी कभी नहीं दूंगी। गया ना न्यूटन का, हमारी आपकी होगी तो 38 रुपए पे कोई नहीं लेगा। तारीख में उसकी इंपॉर्टेंस और फिर म्यूजियम के लिए वैसे अच्छा लगा मुझे राइटिंग देख के। हाँ, लेकिन क्या आप इसको 38 करोड़ में खरीद कर अपने घर में फ्रेम करके लगाना? मैं नीलामियों में कभी गया नहीं उस तरह से, लेकिन जब नीलामियों में आम आदमी के लिए होती भी नहीं है, ये बेसिकली म्यूजियम के लिए आपको पता है एक पेंटिंग भी करोड़ों में बिक जाती है, तो ये मतलब एक यूनिक चीज थी, इसलिए इसकी कीमत भी उसी तरह लगी है। 38 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन न्यूटन ने जो मेरे ख्याल में साइंस के लिए किया है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं है जी। हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बट साहब, आपको आपका फेवरेट फल क्या है? कभी जनरली अगर हो कि आपको वो फल मिल जाए और आप खाते रहें? मुझे वैसे जनरली जो है वो आजकल वो एक खरबूजा और इसके साथ साथ गरमा वो पसंद। मुझे लगा आप आम का नाम लेंगे। आपने आम का नाम वैसे सब लोगों को पसंद है, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं है। सबको पसंद नहीं होता, मुझे नहीं पसंद। अच्छा? मतलब पता नहीं मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है नहीं, आपको एक्सेप्ट कर लेगी कोई बात नहीं। कुछ फल ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद होते हैं, जैसे आपने सही कहा कि आम है। उन्हीं में एक फल मैं समझती हूँ कि ऐसा भी है जो बड़ा नफीस सा है, और नफीस सा इसलिए है कि उसको
उसको जब भी आप काटें या उसको खाएं तो उसका रस जो है वो आपके हाथों पे नहीं लगता या मुंह पे नहीं लगता। और मैं बात कर रही हूँ आड़ू की, जो मेरा फेवरेट है, तो मुझे लगता है सबका अच्छा आपका फेवरेट है। हाँ, वेरी नाइस जी। आड़ू वाकई एक बड़ा ज़बरदस्त फल है और मीठा और पुरकशिश महक से इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कुदरती, लेकिन इसको सेहत के लिए मुकम्मल खुराक का दर्जा भी हासिल है, यानी कि इसमें बहुत सा इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिसमें हैरत अंगेज सेहतमंद फ़वाइद दर्ज झेल हैं, जिसमें आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन एक फल जाना जाता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इसे खूबसूरत तरीन फल भी कह देना चाहिए, खास तौर पर जब अपनी ये दरख्त पे लगाओ, अपने पौधे पे लगाओ, तो आप दूर से देखें तो इतनी रिफ्रेशिंग वो फीलिंग आती है और वो बड़ा जबरदस्त। एक आड़ू और एक खुबानी, जब हम जाते हैं ना बागों में तो देखने कि वो इतने प्यारे प्यारे से गुच्छे लटके हुए होते हैं। एनीवेज जी, चूंकि हम इसकी तारीफ कर रहे हैं और इसलिए तारीफ कर रहे हैं ताकि आप इसको खाएं और आपकी सेहत के लिए कितना जरूरी है, तो जैसा आपने कहा कि आंखों की सेहत के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर उम्र रसीदा लोग जिनको शुगर होती है या किसी और चीज की वजह से उनकी आंखों पर असर पड़ना शुरू हो जाता है, तो उनकी आईसाइट मजबूत होती है और ये कुदरती तौर पर जो अफादियत है उसकी, वो आंखों की सेहत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ इसमें केराटिन के मजमूए के साथ जिस्म के तमाम हिस्सों में खून की गर्दिश को बढ़ाने के अलावा आंखों के पट्टों की फालियत को बेहतर बनाने के काबिल भी है। जिस्म में मौजूद जहरीले मादे के खात्मे के लिए भी ये एक बेहतरीन फल है। डिटॉक्स बेसिकली, और अक्सर ऐसे जो तमाम फल हैं उनमें बहुत से फ़वाइद हैं और आप एक लंबी लिस्ट हो जाती है जब आप जो फलों के फ़ायदे बताने जब शुरू होते हैं। तो इसमें एक और चीज़ है जिससे आपने डिटॉक्स की बात की, और फिर पोटेशियम और आड़ू में मौजूद ग़िज़ाई रेशे के साथ गुर्दों को बेहतर काम करने की जो है वो भी इसमें फ़ायदा हो जाता है, गुर्दे बेहतर काम कर सकते हैं। और माहिरीन ये भी कहते हैं कि आड़ू के ग़िज़ाई अज्जा दर्दनाक अल्सर, यानी कि अगर किसी को स्टमक प्रॉब्लम है, एसिडिटी प्रॉब्लम है या अल्सर प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है नेचुरली कि अगर आप खाने के बाद या खाने के साथ इसको थोड़ा सा खाते हैं तो वो खुद ब खुद आपका निज़ाम इंतज़ाम जो है वो बेहतर हो जाता है। फिर इसके साथ साथ स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है, ये आपकी जल्द को बेहतर करता है और आपके खून में शामिल होकर जब इट रन्स थ्रू योर वेन्स तो ये आपकी स्किन को एक रिफ्रेशिंग जो एलिमेंट है वो प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, इसके साथ साथ इम्यूनिटी आपकी बेहतर करता है, मुदाफ़ाती निज़ाम के कामकाज के लिए एक बूस्टर के तौर पर ये काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिकदार में इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, जो कि अक्सर वायरसेस के हवाले से कहा जाता है कि अगर आपने विटामिन सी है तो फिर आप इसमें बूस्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। फिर आंखों के गिर्द जो स्याह हल्के अक्सर लोगों को पड़े होते हैं और झुर्रियों के खात्मे के लिए भी बैरूनी तौर पर खूबसूरती की देखभाल में भी ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, यानी कि एंटी एजिंग फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आज मुझे क्या हो गया, मेरा फेवरेट फल क्या है, मैं उसको नाम पे नाम दिए जा रही हूं। बाकी मजेदार भी है और फायदे भी बड़े अच्छे हैं और वजन के तवाज़ुन को बरकरार रखने में भी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो रोजाना अगर आप इसको खाएंगे और पूरा प्लान करके खाएंगे, ऐसे नहीं होगा कि एक आड़ू खा लिया और आप सोच के बैठ जाएं आपका वजन कम होगा। अगर आप रोजाना एक प्लानिंग के तहत एक खास प्रोपोर्शन आड़ू की लेते रहेंगे तो उसमें कैलोरीज को अगर शुमार किया जाए तो वो 86 कैलोरीज और आपकी चर्बी की मिकदार जो है वो 0 के करीब होती है। मतलब ये आपके जो बॉडी फैट्स हैं वो स्टोर नहीं करता, ये सिर्फ आपको कैलोरीज देता है जो आपकी एनर्जी के तौर पर काम आते हैं या आपकी हेल्थ को बेहतर करने में अपना रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ आपके दीगर मसाइल जो हैं उनका भी हल है इसमें। फल के जोड़े के मुकाबले में इसमें चूँकि कम चर्बी होती है, कम कैलोरीज होती हैं और दीगर सेहत के फ़वाइद इसमें हैं, तो एक आप मेरे ख्याल में अगर आप इसको अपनी डाइट का मुकम्मल हिस्सा बना लें, फ्रूट बास्केट जो है या फ्रूट एक आप बाउल बनाते हैं उसमें आड़ू को आप ज़रूर शामिल करेंगे तो आपके बहुत सी जो बीमारी हैं उनसे आप दूर हो सकते हैं। खासकर चूँकि इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी मौजूद है, तो एक बेहतरीन बैलेंस डाइट भी है ये। बिल्कुल बैलेंस डाइट भी है जी। और आड़ू को खाने के मुख्तलिफ तरीके भी हैं। आड़ू आप फ्रूट चाट में खा सकते हैं, फलों के मिक्सचर में खा सकते हैं, जूस बहुत फेमस है। ऑल्दो मैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ जूसेस क्योंकि मुझे ये लगता है लोग जूस लेने के चक्कर में फाइबर आउट कर देते हैं पूरे फ्रूट का, तो वो नहीं करना चाहिए। प्रेफरेंस आपकी फली होनी चाहिए। बस आप खा लें एटलीस्ट, ये भी जिस तरह से भी खाना चाहिए, एक खाएं जिस तरह सैलेड्स में आजकल अबूजर बहुत खाया जा रहा है, जरूर अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। चलें, कुछ लोगों को जूस पसंद होता है, उन्हें भी पीने दें आप जूस, कोई बात नहीं, रोके ना, क्योंकि अगर वो पी रहे हैं किसी ना किसी तरीके से उनको पहुंच रहा है ना आड़ू, बहुत से लोग होते हैं वो फिर फल ही नहीं खाते हैं, तो एटलीस्ट आप जूस जरूर पी। प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए जूसेस, क्योंकि फलों का फाइबर और जो गूदा है वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। एनीवेज वी मूविंग ऑन और अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी अहम जबल हो रही है और बड़ी इस हवाले से बात भी हो रही है। खित्ते में जो इस वक्त सिचुएशन है अफगानिस्तान को लेकर ख़ास तौर पर, चूँकि फोर्सेस और तालिबान के दरमियान जो झड़पें हैं वो मुसलसल जारी हैं और तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए 31 सूबों में रात का कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। और इसके साथ साथ रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक ये जारी रहेगा और अभी तक जो अंदाज़ा लगाया
लगाया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि आधे हिस्से पर अफगानिस्तान के अब तक तालिबान ने कब्जा भी कर लिया और मज़ीद बड़े शहरों के वो करीब भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त सिचुएशन खासी परेशान कुन है। 89 तालिबान को हलाक करने का अफगान हुकाम ने दावा भी किया है और फिर ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो भी स्ट्राइक्स कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पर उनके टारगेट्स हैं तालिबान को लेकर। लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त कहाँ पर सिचुएशन ख़राब है, लेकिन पाकिस्तान का इसमें किरदार बहुत आम है कि कल भी यही हुआ कि जब 46 अफगान नेशनल आर्मी के सिपाहियों, इनमें अफसरान भी 5 शामिल थे, उन्होंने पाकिस्तान में अपना महफूज रास्ता मांगा क्योंकि अफगानिस्तान में उन्हें तालिबान के तरफ से बड़ी प्रेशर था और उनकी तरफ से अटैक का सामना था, अपने बॉर्डर को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान ने खैर सगाली के तौर पर उनको एक्सेप्ट किया, उनके साथ अच्छा रवैया रखा और फिर रात गए उनको वापस अफगान हुकूमत के हवाले भी कर दिया, जिसके लिए सब इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। और ये खैर सगाली का जो जज्बा था, जो जेस्चर हमने दिखाया आई रियली होप कि वो एक्सेप्ट भी हो, और एक्सेप्ट करने से मेरी मुराद ये है कि अफगान हुकूमत उसको रियलाइज भी करे कि पाकिस्तान ने हमेशा एक अच्छा हमसाया होने का रोल प्ले किया है, बी इट पीस डायलॉग्स या उस टेबल तक लाना या तालिबान के साथ जिस तरह से झड़पें इस वक्त अफगानिस्तान में जारी हैं और अफगानिस्तान की हुकूमत का साथ देना, ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है। जो हमसे पूछिए कि एक बुरा हमसाया होने का तजुर्बा कैसा होता है, एक बदतमीज और एक ढोंस जमाने वाले हमसाये का होना कितना मुश्किल होता है आपके लिए, और आप देखिए कि उसी तरफ जब हम अफगानिस्तान के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो वो एक पूरी मिसाल जो है वो सामने आ जाती है। लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि उसको कहीं ऐसे कॉर्नर ना किया जाए बल्कि खुले दिल से उसको एक्सेप्ट किया जाए। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जिसको पाकिस्तान ने तो हमेशा से अपना बड़ा अहम रोल अदा किया है, वहीं पर इस खित्ते में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बड़ी अहम ज़रूरत है इस वक्त कि किस तरह से पाकिस्तान आगे स्टेप्स लेता है, चाइना के साथ, रशिया के साथ, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, और अब सऊदी अरब भी इस पर स्टेक होल्डर है बहुत ज़्यादा। तो सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी आज पाकिस्तान आ रहे हैं और वो भी यहाँ पर दौरा करेंगे, मुलाकातें करेंगे और आइंदा का लाहेमल बनाएंगे कि पाकिस्तान ने आगे कैसे चलना है। सऊदी अरब की भी साथ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, फिर चाइना के साथ, फिर दीगर ममालिक जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट ममालिक हैं। तो पाकिस्तान का इस वक्त रोल खासा अहमियत का हामिल हो चुका है। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट हमाद गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, पाक अफगान सूरत हाल या अफगानिस्तान के विदिन जो सिचुएशन है उस पर हम बात करना चाह रहे हैं, लेकिन जहां से हम बात छोड़ी वहीं से चाहेंगे कि आपसे कंटिन्यू करें। एक अच्छा हमसाया होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और पाकिस्तान ने हमेशा ये रोल प्ले किया है। अभी मैं कह रही थी कि एक बदतमीज हमसाया होना कितना मैटर करता है, कोई हमसे पूछे हम सफर कर रहे हैं क्योंकि हम भारत के हमसाए में मौजूद हैं। अब पाकिस्तान का जो ये पूरा रोल है, जैसे हमने जज्बा खैर सगाली के तहत एक बहुत बड़ा इकदाम भी उठाया, अफगानिस्तान के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, कैसा देख रहे हैं आप इसको? मैं पहली जो आपने बात की उससे मुझे फौरन ये ख्याल आया कि हमारे हमसायों से भी पूछ लें कि वो हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। लेकिन बहरहाल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे अनफॉर्चुनेटली तकरीबन तमाम हमसायों से हमारे ताल्लुकात कोई इतने काबिल फख्र नहीं, लेकिन बहरहाल हम अफगानिस्तान की इस वक्त बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान का मामला जी आप के सामने 79 से हम तो ये देख रहे हैं कि जब से वहां पर वो रूस आया और उसके बाद यहाँ से जिहाद शुरू हुआ, तो ये किसी ना किसी सूरत में वहां पर खाना जंगी की का कोई लेवल कम से कम वहां पर रहा है, कम या ज्यादा। तो अब ये जो पिछला अरसा गुजरा है, इसके बाद अब दोबारा उस बहाने पर हम आ गए हैं जो नेटो फोर्सेस जाने के बाद कि यहाँ पर तमाम न सिर्फ खित्ते के लोग बल्कि इंटरनेशनल ताकतें भी हैं यहाँ का बुनियादी तौर पर, सब यहाँ पर प्लेयर्स हैं और ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा चाहते हैं जो भी यहाँ से जा रहा है। इससे मुराद ये है कि कम से कम उनके मुखालिफ हुकूमत यहाँ पर रहा है जी। तो हमारे क्योंकि पहले दिन से ही तालिबान क्योंकि प्रोडक्ट ही हमारी थे और बाद में हमने तखसीस करना शुरू कर दी कि गुड तालिबान और बैड तालिबान में। लेकिन अब हम जनाब एक तो मतलब ये देखिएगा कि तालिबान सिर्फ हमारी प्रोडक्ट नहीं है, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। 80s में जो हुआ उसमें पाकिस्तान तो बेसिकली यूज़ हुआ है तब भी, और तब भी पाकिस्तान कहता रहा कि हम लोग यूज़ हो गए। इस दफ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, इस दफ़ा अमेरिका को अपना रोल अदा करना चाहिए, लेकिन वो 20 साल बाद भी वो रोल अदा नहीं कर सका। पाकिस्तान ने हमेशा अच्छे हमसाये का अफगानिस्तान के साथ भी, इंडिया के साथ भी रखा है। जैसे कि हमने देखा कि अभी लंदन को वापस भेज दिया, कुलभूषण के हवाले से पाकिस्तान ने बड़ी रियायत रखी है। ओवरऑल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अभी हालिया दौरे में उन्होंने कहा था कि अगर हम तो कहते हैं कि वो अच्छे हमसाये बनकर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पाकिस्तान का तो रीजन में बड़ा ज़बरदस्त किरदार है अब तक। पाकिस्तान का रीजन में मेरा ख्याल है कि दोनों ही शेड्स इसमें नजर आते हैं। हम कारगिल भी तो हमने ही किया था ना, तो हम यानी दोनों बातें कि हमसे गलतियां भी हुई हैं और हमने
अच्छे हमसाये का भी सबूत दिया है कई मौके पर। लेकिन बहरहाल इसको हम इस बहस को पीछे रखकर आगे अब जो होने जा रहा है उसमें ये बात दुरुस्त है कि हम वहां पर माने अफगानिस्तान में इस वक्त ये राय पाई जाती है, अवामी सतह पर ये राय पाई जाती है कि पाकिस्तान तालिबान का हामी है और वो इन्हें सपोर्ट कर रहा है। और ये मुसलसल हमारा मीडिया जो है वो बढ़ बढ़ के खबरें दे रहा है कि यहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान मैदान मारते चले जा रहे हैं और एक के बाद एक जिले पर कब्जा किया जा रहा है। तो एक खास तरह की प्रमोशन हम देते हैं, तो ये उनका ख्याल है और इसमें मुकम्मल नहीं तो किसी हद तक सदाकत तो है। हमें इस मामले में जरा पीछे हटना चाहिए। जी जी, हमें इस मामले में पीछे हटना चाहिए बट न्यूट्रल भी रहना चाहिए। हम तो अगर आप मीडिया की बात कर रहे हैं तो रिपोर्ट कर रहे हैं, अब उस रिपोर्ट में अगर अमेरिका गलत है तो अमेरिका गलत होगा, अफगानिस्तान की हुकूमत जो कर रही है वो दिखाएंगे, तालिबान जो कर रहे हैं वो दिखाएंगे। वी आर नॉट गिविंग आवर वर्डिक्ट। हमने कभी किसी भी हुकूमती सतह पर ये नहीं कहा कि तालिबान बेहतर है। बहरहाल ये एक और बहस है, लेकिन फिलहाल जो हम कर रहे हैं जिसमें आप पीस डायलॉग्स का जिक्र कर लें, टेबल पर लाने तक पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और अभी भी कर रहे हैं ताकि हम इस रीजन में अमन ला सके। वहीं पर जो कल हुआ 46 सिपाहियों को, 5 अफसरान को जो पाकिस्तान में पनाह दी गई थी और रास्ता महफूज बनाने के बाद उनको दे दिया गया कि आप जाएं, ये एक बहुत बड़ा जेस्चर नहीं था? जी बड़ा अच्छा, ये मुनासिब, हमें यही रवैया अख्तियार करना चाहिए था जो हमने किया। गो कि अफगानिस्तान का मौक़िफ़ भी आप जान गए होंगे इस पर क्या है, वो कहते हैं ऐसा वाकया सिरे से कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब तो वीडियोस भी आ गई। लेकिन जी उस दोनों तरफ से बात आ रही है कि ये वीडियो कब की है, ये क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल मैं तो इस बहस में पड़े बगैर, हमने अगर ये वाकया इस तरह हुआ और हम एतमाद रखते हैं अपनी हुकूमत पर कि ये वाकया इसी तरह हुआ होगा और हमने जो रवैया अख्तियार किया वो मेरा ख्याल है एक जैसे एक महज़ब कौम को करना चाहिए और एक जिम्मेदार हमसाये को करना चाहिए। हमारा वही रोल था इसमें। बिल्कुल ठीक है, सही सही। आपने बाकी भी जी 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 कंटिन्यू कीजिए। मैं कह ये रहा हूँ कि अफगानिस्तान में एक खाना जंगी की तरफ वो मुल्क बढ़ रहा है, इसके बेशुमार इशारे हैं हमारे पास इस वक्त। पाकिस्तान पर उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है और जैसे ही आप वहाँ पर कुछ ज्यादा अगर खेल तमाशे में हिस्सा लेते हैं तो वो आपके ऊपर फॉल आउट आता है उसका हिस्सा। पाकिस्तान को इसमें एक्टिव जो अपनी प्रॉक्सी गवर्नमेंट लगाने की ख्वाहिश किसी भी क्वार्टर में अगर पाई जाती है तो उसे तर्क कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है भी नहीं, अब कम होगी किसी तरफ से ही, लेकिन फिर भी हमें उससे इज्तिनाब करना चाहिए। सही हमारा साहब, इज्तिनाब तो करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान चूंकि ऐसी जगह पे है कि अब हमारी मजबूरी बन जाती है कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है। 2001 में जब डिसीजन लिया तब तो पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश की अमेरिका की तरफ से, लेकिन इस दफ़ा ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली अपनी ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए डिसाइड कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये बेहतर डिसीजन है कि आप खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन लें, गो के जो इफेक्ट होगा अमेरिका का और फिर आलमी दुनिया का वो ज़्यादा हो सकता है सवेर? देखिए, इंडिपेंडेंट काश कि हम इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर सकें। हमारी तो देखिए शाहरग जो है वो पकड़ी हुई है बहुत से मुल्कों ने, ना हमारी मुआशी हालत वो है जिसमें हम इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर सकें। हमें तो बाइज्जत तरीके से जिंदगी अगर हम गुजारना चाहते हैं एक कौम के तौर पर, एक रियासत के तौर पर, तो हमें अपना रुख ही तब्दील करना पड़ेगा। हमें अपनी मुआशी हालत को बदलना पड़ेगा, हमें अपना रवैया, वो बुनियादी कुछ तब्दीलियां हैं जो लाना पड़ेंगी हमें यहाँ पर। तो बहरहाल जो आप बात कह रहे हैं कि इस वक्त हम इस कोशिश में हैं, हम समझते हैं कि अल्लाह हमें कामयाब करे। हम इस सारे ये जो पैडल है ना, इससे छींटे उड़ेंगे। यहाँ पर अफगानिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग ये समझते हैं और मैं भी ये समझता हूँ कि यहाँ पर खुदा ना खास्ता बहुत इम्कान है कि यहाँ खाना जंगी हो जाएगी। बिल्कुल सही है, तो हमें इससे महफूज रहना चाहिए। बिल्कुल, और डेफिनेटली आपने एक बात बिल्कुल ठीक की कि छींटे उड़ेंगे, तो अल्लाह ताला हमें उस छींटों से भी महफूज रखे, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी होता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स कहें या इम्पैक्ट्स कहें, वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान सालों उस चीज को भुगतता है। हमाद गजनवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, अगर हम अफगानिस्तान पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात की, लेकिन अब मेरा ख्याल है एक और बहुत इंपॉर्टेंट मामला है उस पर बात करनी चाहिए। जैसे ही
ईद गुजरी है तो हमने देखा कि शहरों की सफाई में मज़ीद तेज़ी भी आ गई है, क्योंकि कल मैं भी देख रहा था, विजिट कर रहा था लाहौर के बहुत सी सड़कों पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। कराची पे थोड़ी सी खबरें आ रही थी कि उतना से तेज़ी से काम नहीं हुआ, लेकिन अब वहाँ पर भी बहुत बेहतरी आ गई है। तो एक चीज़ है कि सोशल मीडिया का प्रेशर हो, मीडिया का प्रेशर, आवाम का प्रेशर हो, अगर आप प्रेशर डालते हैं ना तो गवर्नमेंट की जो इंतजामिया जो यहाँ पर काम कर रही है वो बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देती है। तो इसलिए कहा जाता है हमेशा से कि अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए, बात कीजिए, निशानदेही कीजिए, मामला हल हो सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग आपसे एतराज़ भी करेंगे इस बात पर, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक ऐसा वॉश बेसन जिसमें स्मार्टफोन भी पाक किया जा सकता है। पाक करने से मेरी मुराद के सैनिटाइज कर सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि वॉश बेसन में हाथ धोने की जगह बिल्कुल बराबर एक पतला चौड़ा सा सुराख है जिसमें आप अपना फोन रख सकते हैं, और फिर उसके बाद उसके वो इंफ्रारेड पानी नहीं जाएगा ना, पानी नहीं जाएगा, वो अब सेफ भी रहेगा, और फिर एकदम से उसके अंदर एक ब्लू लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, जिसके बाद फोन जब बाहर आएगा तो ऐसा लग रहा है कि आपने हाथ तो धोए ही है, लेकिन साथ ही आपने ड्राई क्लीन हो गया फोन आपका ड्राई क्लीन हो सकता है। ये नई टेक्नोलॉजी है और अक्सर ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो जापान की तरफ से आती है, तो आई होप कि ये भी जापान में ही एक्सपीरियंस किया हो। हाँ। तो अक्सर जापानीज जो है ना वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। हाँ। आपने देखा होगा वहाँ पे कभी लगता है कि बहुत ओवर द बोर्ड चले जाते हैं अबूजर, मतलब अक्सर ऐसी चीजें जिसकी जरूरत नहीं होती है, आप ओवर द बोर्ड या बियॉन्ड इमेजिनेशन जाएंगे तभी आप एक सिस्टम लेके दुनिया में आ सकते हैं ना। ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा, अब उन्होंने कर लिया। अब ये बेसिकली शायद आपके लिए फिजिबल नहीं होगा, लेकिन वहां पर बहुत से लोग इसको यूज करना शुरू हो जाएंगे। जापानीज टेक्नोलॉजी उनके लिए तो होगा ना, तभी तो कर रहे हैं। आप फोन कहीं और रख लें यार, आप पॉकेट अपनी पैंट की पॉकेट में रख लें, मतलब फोन ही रखना है ना अपने। देखिए अक्सर आपका फोन खराब हो जाता है ना, गंदा हो जाता है, तो फोन को आप कैसे डालेंगे? मैं पहले कवर उतारूं, पॉप सॉकेट लगा हुआ है तो वो भी साइड में रखूं, फिर कवर का भी रुझान यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि टूट जाता है, महंगा बहुत। एवरीबॉडी यूजेस है। वहां पे इंश्योर्ड होते हैं, एक फोन गया तो दूसरा आ गया, कोई टेंशन नहीं होती उन्हें। लेकिन एक चीज़ है कि देखिए टेक्नोलॉजी में इम्प्रोवाइजेशन बड़ा ज़रूरी है, और ये जापानीज जो है वो हमेशा टेक्नोलॉजी में बहुत काम करते हैं, चाहे वो आपकी गाड़ियों की टेक्नोलॉजी हो, आपके वॉशरूम्स के जो टेक्नोलॉजी है उसमें, ये देखें रोबोटिक टेक्नोलॉजी कोई भी होगी, हमेशा जापानीज उसमें लीड करेंगे, और तभी देखें वो इतने खुश भी रहते हैं। और 88-89 उनकी एवरेज एज है। एवरेज एज तो आप यूरोप में कहीं पे भी चले जाएं वो आपको ज्यादा ही नजर आएगी। सबसे ज्यादा जापान की है, उसकी और भी बहुत सी रीजंस हैं, प्लीज डोंट लिंक इट टू टेक्नोलॉजी। लेकिन मैं अभी भी अपने उस पॉइंट पे अग्रीड, लेकिन मैं अभी भी अपने पॉइंट पे स्टक हूं कि कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जिसको बनाने, बात तो सुन लें, जिसको बनाने से कोई फायदा शायद उस तरह से नहीं होता जितना वो जिसे कहते हैं ना एडवर्टाइज कर देते हैं। हाँ, लेकिन तो चीजें एक्स्ट्रा होती हैं। कई चीजें जिंदगी में अगर आप हिस्ट्री में देखें, बहुत से लोग कहते हैं यार ये तुम्हें क्या जरूरत थी बनाने की, बाद में बहुत से लोगों ने इसका फायदा उठाया। कल को जब इसका फायदा उठाएंगे आप मैंने सोचा नहीं था कि ये हर जगह पर होगा, इतना ज्यादा इसका फायदा है, ये कल होगा, ये देख लेंगे जी हम कल को ये होगा या नहीं होगा। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा हो रही है, लोग अपनी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा शो कर रहे हैं और डिफरेंट तरीकों से जो है वो क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं। और ये जो अभी आप एक इमेज देख रहे हैं, ये कोई एनिमेशन या पेंटिंग या किसी का कार्टून नहीं है, इट्स एक्चुअली अ सीवी जो आप अपना पूरा रेज्यूमे भेजते हैं किसी भी कंपनी में, कहीं पर भी जहां पर आप अक्सर तो पेपर में होता है ना, सीवी आप पेपर में डालते हो, आप बताते हो कि आपकी क्या प्रोफाइल है, आपने कहाँ पर एक्सपीरियंस लिया। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह जो ये इम्प्रोवाइज उन्होंने किए, नए तरीके से अपनी सीवी लेके आए हैं, उसमें उन्होंने एक टेक्नोलॉजी के थ्रू एक नया तरीका इस्तेमाल किया है। अब वो क्या है, उसमें यूँ है कि वो बाकायदा वो बोर्ड्स निकलते हैं, कार्डबोर्ड निकलते हैं, हर एक में उसकी डिटेल है उस शख्स की। अच्छा, नॉट एवरीबडी कैन डू दैट, क्योंकि ये एक सीवी है क्रिएटिव आर्टिस्ट की और उसने ये खुद क्रिएट किया है। और मेरे ख्याल से अट्रैक्शन लेने के लिए भी आप इमेजिन करें ये कहीं पड़ा होगा तो आप ऐसे ही उठा के एक दफा देखोगे ना कि ये क्या है। सो ही इज अ डिजाइनर एंड क्रिएटिव आर्टिस्ट, और अपनी उस क्रिएटिविटी को उन्होंने अपनी सीवी रेज्यूमे में शो किया है ताकि इंटरव्यू देने से पहले ही इंटरव्यूअर को पता लग जाए कि वो कितने क्रिएटिव। लेकिन अब ये नहीं पता लग सका कि ये इनको जॉब मिली थी या नहीं मिली थी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतनी क्रिएटिविटी अगर उन्होंने सीवी में दिखा दी, जॉब के बाद भी दिखा सकते हैं, बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इनको है ना तो फिर डिमोरलाइज करने वाली बात है। मुझे लगता है कि इनको जॉब मिल जानी चाहिए, मुझे वो डिटेल नहीं है, इसलिए मैं उस क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर जॉब नहीं मिली तो फिर गलत है। मुझे ये जरूर पता है विदाउट नोइंग दिस कि उनको अट्रैक्शन बहुत मिली होगी, अटेंशन बहुत मिली होगी, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ सीवीज और एकदम से आपने देखा कि क्रिएटिव डिजाइनर हैं और उनकी सीवी डिफरेंट है, तो इट वाज अ गुड थिंग। जबरदस्त। ये देखें, एंडी मॉरिस इनका नाम है, डिजाइनर क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, 34 उनकी एज है, और उन्होंने कार्टून बनाया और उसमें जो डिटेल्स हैं बैग से बनाए, और फिर अपनी तमाम जो हिस्ट्री थी, जो भी उन्होंने अपनी बायोग्राफी है, जो भी डिटेल उन्होंने बनी बतानी थी,
वो उन्होंने उसमें एक एक करके अलग अलग करके रखी हुई थी। बिल्कुल, मुझे लगता है कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर हो जाता है। कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट, कुछ ऐसी चीज जो पहले नहीं हो रही है या थोड़ी सी हटकर है, ऑप्ट कर लें, कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर देगा। यही मैं कह रहा था कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे कुछ ना कुछ हो हाँ, जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा फिजूल टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं होता। आई एम स्टिल ऑन दैट पॉइंट। आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और इसके साथ साथ जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है, तो आप सोशल मीडिया के जरिए, चाहे वो फेसबुक पेज है, ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, आप फीडबैक जरूर दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।